बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली की तरफ से खुश आमदीद। आज मैं आपको दुनियापुर लेके आया हूँ। यहाँ पे मैं आपको इन्वायरमेंटली कंट्रोल्ड शेड दिखाऊंगा ब्रायलर्स के लिए, और ये 30,000 ब्रायलर कैपेसिटी रखता है। और इस वीडियो में मैं आपको दो हिस्सों में दिखाऊंगा। पहले हिस्से में हम फार्म के डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे, जबकि दूसरे हिस्से में हम फार्म के ओनर राव तनवीर साहब से इसकी फ़िज़िबिलिटी पे सवालात करेंगे और इस ब्रायलर फार्मिंग के नफ़ा नुकसान के बारे में पूछेंगे कि सालाना कितना खर्च हो जाता है और सालाना कितना मुनाफा होता है। तो आइए मैं आपको इसके डिफरेंट पार्ट्स दिखाता हूँ। भाई, आपके फार्म का नाम क्या है? हसान पोल्ट्री सर्विसेज। ठीक हो गया। ये 30,000 की कैपेसिटी के लिए बड़ा जनरेटर है। अगर लाइट ख़राब होती है तो इस जनरेटर को इस्तेमाल किया जाता है, और अगर ये भी ख़राब होता है तो इसकी पैरेलल इन्होंने एक अल्टरनेट भी अरेंज किया हुआ है। ये जो दूसरा जनरेटर है, जो अगर पहला जनरेटर ख़राब होता है तो ये यूज़ करते हैं। ये क्या चीज़ है? ये कंट्रोलर है। इससे शेड की टेम्परेचर और नमी को कंट्रोल किया जाता है, और इससे मुकम्मल शेड के टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। यानी इससे पता चलता है इस वक्त कितना टेम्परेचर है। और गर्मियों में कितना टेम्परेचर रखा जाता है? ये टेम्परेचर है, ये नमी वाला है। ठीक है। गर्मियों में कितना टेम्परेचर रखा जाता है? गर्मी में तो 24 तक आता है। 24 तक। और सर्दियों में? सर्दियों में तकरीबन देता है 26 तक, चूज़ा बड़े होने तक। ठीक है। और ये नमी कितनी होनी चाहिए गर्मियों में? गर्मियों में तकरीबन 60 से 70 तक होनी चाहिए। और सर्दियों में? सर्दियों में भी तकरीबन 70 से ऊपर। ठीक हो गया। ये किस चीज़? ये पैनल रूम है। ये फैन वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, एग्जॉस्ट है, गैसें वगैरह। हाँ, गैसें वगैरह निकालने के लिए, फैन वगैरह चलाने के लिए पैनल रूम है। यानी ये वो सारी चीज़ें आपने मुझे बताई हैं जो एक शेड के लिए दरकार होती हैं, ज़रूरी होती है। ये एग्जॉस्ट फैन है जी, जो गैसों को बाहर निकालते हैं ताकि उनको फ्रेश एयर में सांस मिलती रहे। तो ये चूँकि ये बहुत बड़ा शेड है, 25,000 की कैपेसिटी है, तो आप अपने हिसाब से इसको छोटे लेवल पे भी रेंज कर सकते हैं। ये फील्ड लाइन की मोटर्स हैं, यहाँ से आप फीड डालते हैं और आगे जाके ये खुद ही छींकती है अपनी तरफ। अच्छा, उधर से आप डालते हैं और इस तरफ ये आती रहती है और सारे अपने लोग पूरे बर्तनों में आती है फीड। ठीक हो गया। ये जनाब फीड रूम है, यहाँ पे फीड स्टॉक की जाती है। और ये क्या चीज़ है भाई? ये शैलो है। शैलो इधर से फीड डाली जाती है ताकि पूरे शेड में फिर सप्लाई हो जाए। हाँ, सप्लाई होती है। ठीक है। खुराक का मेन बर्तन ये उसके अंदर वाली जगह जहाँ से आप फीड डालते हैं, और वो आगे से सारी शेड में सप्लाई हो जाती है मशीनों के ज़रिए। यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सफाई सुथराई का इतना ख्याल रखा जाता है कि जो लोग काम करते हैं उनको भी डेली बाथ करने का ऑर्डर होता है। स्पेशल लिबास पहन के, स्पेशल ग्लव्स पहन के ये सप्लाई की जाती है फूड, ताकि कोई जर्म्स वगैरह ना चले जाएं बर्ड्स तक, और बड़ी स्पेशल केयर दें तो तभी ये बर्ड्स बचते हैं। ये ब्रूडर है फिक्स्ड हीट सप्लाई के लिए। ये हीट प्रोवाइड करने के लिए सेकंड ऑप्शन है डीजल ब्रूडर। अगर वो ब्रूडर जो फिट किया हुआ लकड़ी से चलने वाला ख़राब होता है तो फिर ये डीजल ब्रूडर यूज़ किया जाता है। ये मूवेबल है, मोबाइल है, जहाँ पे मर्ज़ी आप इसको रख सकते हैं। इस साइड से ये आग को फायर करता है ताकि कमरे में हीट पैदा हो जाए। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये किसी भी शेड में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये मोबाइल ब्रूडर है। ये वाटर सिस्टम है जो वो यूज़ करते हैं। ये फ़िल्टर लगवाया हुआ आपने मुर्गियों के लिए, यानी इनको फ़िल्टर शुदा पानी मुहैया किया जाता है ताकि बीमार ना हो। पीएच लेवल कितना होता है इसका? पीएच अब तो वाटर सप्लाई का है। अच्छा। ये जो सामने अरेंजमेंट आपको नज़र आ रही है, ये हीट कंट्रोल पैड्स हैं। ये हीट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जबकि उसके साथ जो है वो मोटर है, ये पानी की सप्लाई के लिए यूज़ की जाती है। इनमें पाइपिंग लगी होती है, पाइपिंग के ज़रिए इन पैड्स में पानी सप्लाई किया जाता है ताकि हीट को कंट्रोल किया जा सके अकॉर्डिंग टू नीड। जबकि एक ब्रायलर के लिए आपको 0.8 मुरबा फुट जगह दरकार होती है। ये ब्रूडर है, सर्दियों में टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये शेड का इनर पार्ट है, यहाँ से स्टार्ट से मैं दिखा रहा हूँ आपको। और नीचे पड़ा हुआ ये बरादा है, ये मुर्गियों को कंफर्टेबल रखने के लिए यूज़ किया जाता है सर्दियों के दिनों में। आपको नीचे नज़र आ रहा है ना, ये फीडर है, इसमें खुराक डाली जाती है और ऑटोमेटिकली बर्तनों में शिफ्ट हो जाती है सिस्टम के ज़रिए। सामने बड़ा पाइप नज़र आ रहा है, ये ब्रूडर का पाइप है और ये टेम्परेचर पैदा करता है। समझ लो आप इसको, ये हीटर ही है। ये ऊपर इसकी लाइट्स हैं जो ब्रायलर को फ्राहम की जाती हैं। लाइट्स के अदम मौजूदगी में मेरे ख्याल में ब्रायलर डर जाते हैं और कहा जाता है शायद मर भी जाते हैं। ऐसा कोई है बात? नहीं। लाइट ना भी हो तो फिर भी कोई ऐसा मसला नहीं है। लाइट होगी तो ये खुराक खाएगा। हाँ, लाइट की मौजूदगी में खुराक खा सकते हैं। और ये जो सामने स्किन आपने लगाई हुई, ये किस चीज़ की है? ये टेम्परेचर के लिए है। टेम्परेचर के लिए। तो ये तो इसके डिफरेंट हिस्से थे। तो आइए अब इसकी ब्रायलर फार्मिंग की फिजिबिलिटी और नफ़ा नुकसान पे बात करते हैं।
सबसे पहले तो ये बताएं कि 30,000 कैपेसिटी के ब्रॉयलर फार्म की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 427 लंबाई है इसकी अंदर अंदर से और 50 फुट चौड़ाई है। आप हमें ये बताएं कि शेड की बिल्डिंग शहर के अंदर होनी चाहिए या शहर के बाहर? क्या इस बात का शेड पे कोई असर है कि शेड की बिल्डिंग किस जगह वाक़या है सिटी के लिहाज से? शेड जो होते हैं ना, कंट्रोल शेड हमेशा खुली जगह में होने चाहिए, यानी कि जैसे कुछ जहाँ पे सब्जा वगैरह हो खेतों में होने चाहिए ताकि ऑक्सीजन वाफर मकदार में। दीवारों और छत से हीट के या सर्दी के गुज़र को रोकने के लिए क्या अरेंजमेंट की जाती है? क्या कोई शीट वगैरह इस्तेमाल की जाती है? इसकी छत में और दीवारों में थर्मोपोल डाला जाता है और इसकी छत की हाइट 6 फुट रखी जाती है। कंट्रोल शेड बनाने के लिए कोई महसूस मिस्त्री होते हैं या आम मिस्त्री भी कंट्रोल शेड बना लेते हैं? बनाने के लिए मखसूस मिस्त्री काम करते हैं। 30,000 बर्ड्स का कंट्रोल शेड तैयार करने के लिए कुल कितना खर्च हो जाता है? 30,000 बर्ड की जो बर्ड की ब्रूडिंग करने के लिए ना, 30,000 बर्ड को पालने के लिए जो बिल्डिंग बनती है, जो कंट्रोल शेड बनता है, उसका तकरीबन 1,40,00,000 रुपए एक्सपेंस है बनाने के लिए। इसमें मुकम्मल चीजें बन जाती हैं सब कुछ, यानी कि एक शेड मुकम्मल तैयार हो जाता है 1,40,00,000 में। 30,000 कैपेसिटी के कंट्रोल शेड की जो मेजर एसेसरीज हैं जैसे जनरेटर्स, फैंस, ब्रूडर्स वगैरह वगैरह, इनका जो खर्च है वो एस्टिमेटेड खर्च कितना हो जाता है? जनरेटर मुख्तलिफ कीमत के हैं। 65 kV का जो है वो तकरीबन 2.5 लाख तक मिल जाता है। फीड पैसेज के लिए जो सिस्टम है इसको लगाने के लिए एस्टिमेटेड कितना खर्च आ जाता है आपके ख्याल में? फीड वाला मुकम्मल सिस्टम लगता है, ये लगता है तकरीबन 20 लाख में वाटर लाइनें और वाटर लाइनों की सेटिंग और फील्ड लाइनों का पूरा सिस्टम जो है ना 20 से 25 लाख में लग जाता है। फुल कंट्रोल शेड का फर्श कच्चा होता है या पक्का? जो कंट्रोल शेड होते हैं उनका फर्श पक्का होता है प्लास्टर वाला, और जो सेमी कंट्रोल होते हैं उनका कईयों का शेड कच्चा होता है, कईयों का पक्का भी होता है, सीमेंट वाला प्लास्टर हुआ। फर्श के ऊपर क्या चीज़ डाली जाती है? कंट्रोल शेड में फर्श के ऊपर जो चावल का बरादा होता है ना, चावल का खाली फक होती है, उसको डालते हैं, और जो मुर्गियों के फुजला होता है वो उन्हीं के ऊपर जमा होता रहता है और रैकिंग के साथ मिक्स होता रहता है। वो फिर 40 दिन के बाद निकालते हैं, वो पहले नहीं निकालते। 30,000 के शेड में फील्ड लाइनें कितनी होती हैं और वाटर लाइनें कितनी होती हैं? 3 फील्ड लाइनें होती हैं और 4 वाटर लाइनें होती हैं। 30,000 के शेड पे टोटल कितनी लेबर काम करती है? कंट्रोल शेड ते कम करने वास्ते 2 बंदे दिन ਨੂੰ ड्यूटी करते हैं, 2 बंदे रात ਨੂੰ ड्यूटी करते हैं। एक बंदा उन्होंने मैनेज करता है, उन्होंने सुपरवाइजर कहते हैं, ठीक है। उन्होंने खाने पीने के इंतजाम वास्ते कुक रखा जाता है ते इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ मैनेज करने वास्ते एक मैनेजर दरकार होता है जिहड़ा इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ डील करता है। जब बात कंट्रोल शेड की होती है तो बायोसिक्योरिटी का बड़ा तज़किरा आता है। बायोसिक्योरिटी क्या होती है? बायोसिक्योरिटी का मतलब है कि कोई भी बाहर से शख्स आए, उसके साथ वो मुख्तलिफ जगह से होके आता है, मुख्तलिफ औकात में किसी दूसरे शेड से भी होके आ सकता है। हो सकता है कि जिस शेड से वो होके आया है उसमें कोई वायरल बीमारी आई हुई है, कोई वायरस आया हुआ है, मिसाल के तौर पे कोई बीमारी आई भी या एंडी या कोई भी बीमारी आई हुई है, उसके ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो जब भी कोई शख्स आता है बाहर से, उस पर स्प्रे किया जाता है फार्मालिन का। गाड़ी आती है तो गाड़ी पे भी स्प्रे किया जाता है फार्मालिन का, और बंदा आता है तो बंदे के ऊपर सब बंदे के पाँव को डीप बनाई होती है, उसमें पिंकी डाली होती है, वो अपने पाँव डीप करके तो अंदर आता है उसमें। फीड लाइनों, वाटर लाइनों और शैलो पे कुल कितना खर्चा आ जाता है? पानी और फीड लाइनों का जो सिस्टम है वो मैंने आपको बताया है। बीमा शैलो और 4 फील्ड लाइनें और 3 फील्ड लाइनें और 4 वाटर लाइनें, और ऊपर टैंकी वगैरह रख के 20 से 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है 30,000 बर्ड के शेड के लिए। आपने मुझे 30,000 ब्रॉयलर के शेड की इन्वेस्टमेंट, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, बताई थी 1,40,00,000। तो मेरा सवाल यह है कि क्या इसमें ज़मीन की कास्ट भी शामिल है? हाँ जी, 1,40,00,000 रुपए जो है ना, इसमें ज़मीन जो ज़मीन शेड बनाने के लिए चाहिए हमें, एक ज़मीन, उसके ऊपर बिल्डिंग, और उसके अंदर जो भी रॉ मटेरियल यूज़ होगा, यानी कि फैन, वाटर लाइनें, फील्ड लाइनें, पैड, ब्रूडर और डक्ट
सब सामान आ जाता है। ये यानी कि एक शेड 1,40,40,00,000 मेरे रुपए में तैयार हो जाता है। अगर 1-2 लाख ऊपर नीचे भी हो जाए तो ये मैं आपको एवरेज एस्टिमेट बता रहा हूँ, अंदाजन, यानी कि इससे ज्यादा भी हो सकता है, यानी कि 1.5 करोड़ भी हो सकता है, लेकिन औसतन ज्यादा आजकल जो है ना 1,40,00,000 रुपए में 42 में इतने में तैयार हो जाता है। नाज़रीन, ये बात मैं ऐड करता चलूँ कि ज़मीन की कास्ट मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ हो सकती है। अच्छा सर, आप ये बताएं कि शेड तैयार करने के बाद इस 30,000 के शेड से माहाना कितनी बचत हो जाती है और सालाना कितनी बचत हो जाती है? कंट्रोल शेड की जो इनकम और आउटपुट है ना, इसका अंदाजा हमें 2 साल में लगा सकते हैं, क्योंकि दरमियान में साल में कुछ टाइम ऐसे भी होते हैं जिन टाइमों में रेट बहुत कम होता है, और कुछ टाइम ऐसे भी होते हैं, कुछ महीने ऐसे भी होते हैं जिनमें रेट अच्छा होता है। तो इस वजह से इसका मंथली बेसिस पे तो हम नहीं बता सकते आपको कि इसका कितनी बचत हो सकती है, लेकिन सालाना तौर पे इसकी बचत और नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर फ्लाक अच्छा पल जाए, बीमारियां डिजीज से बच जाए बंदा, बायोसिक्योरिटी वगैरह अच्छी हो बंदे की, तो फ्लाक में फायदा भी हो जाता है। अगर सुपरवाइजर नाकस कारकर्दगी जाहिर करे अपनी, तो मालिक को नुकसान भी हो जाता है। सालाना मुनाफा जो है ना, सालाना मुनाफा कभी कभी 1 करोड़ भी हो जाता है सालाना जो होता है, और कभी कभी नुकसान की वजह से 40 लाख भी हो जाता है, कभी 45 लाख भी हो जाता है, कभी 50 लाख भी हो जाता है। एवरेज जो बनती है ना वो 50 से 60 लाख रुपए बन जाती है तकरीबन एवरेज। अगर माल अच्छा पले, पालने वाले अच्छे हों, और इंटरेस्टेड जिस बंदे ने शेड बनाया है वो इंटरेस्टेड होके काम कर रहा हो, तो 50-60 लाख करोड़ तक भी चला जाता है मुनाफा। लेकिन अगर कोई बंदा बनाने के लिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई बंदा बनाना चाहता है ना, तो उसको बज़ाहिर तौर पे खुद इसमें इंटरेस्टेड होना चाहिए कि वो खुद इसको तरजीहन देखे। अगर वो डेली बेसिस पे नहीं भी आ सकता ना, वो वीकली बेसिस पे लाजमी चक्कर लगाए, क्योंकि इसकी जो FCR होती है वो वीकली बेसिस पे होती है। अगर FCR आपकी बेहतर आएगी तो आपको मुनाफा अच्छा होगा। अगर आपकी FCR जो आपका सुपरवाइजर मैनेज कर रहा है शेड को, वो अगर काम सही नहीं करेगा तो आपके FCR को खराब कर देगा, और फिर आपको मुनाफा नहीं होगा, मुनाफे की बजाय आप नुकसान की तरफ चले जाएंगे। राव तनवीर भाई, मेरे नाजरीन को और मुझे बेशकीमत मालूमात देने के लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक्स अगेन। नाजरीन, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। आज की वीडियो में इतना ही। शाहिद अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।